हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हम आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि आपकी 6th क्लास NCERT ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो अब इसकी डिटेलिंग जो होगी वो आपको 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th एंड 12th में देखने को मिलती रहेगी। सो हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रखा है। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इंडिया। इंडिया की अगर मैपिंग की बात करें तो कैसा दिखता है हमें इंडिया? नीचे से ट्रायंगुलर सी शेप होती है लाइक दिस। ठीक है, अगर इसकी वेस्टर्न कोस्ट पे देखें तो अरेबियन सी मिलता है, वहीं पे ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो बे ऑफ बंगाल है, एंड नीचे वाली साइड देखें तो इंडियन ओशन आ जाता है। तो बिकॉज हमारी जो कंट्री है वो तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है, यानी कि 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हमें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा लैंड मास जिसकी 3 साइड्स पानी से कवर्ड होती हैं उनको हम बोल देते हैं पेनिनसुला। ठीक है, और ऊपर जाएं अब अगर, ये आपका गुजरात का हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेजर्ट आ जाएगा। देन ऊपर अगर जाते हैं हिमालयस वाले एरिया में, दिस वन, तो ये है भरा हुआ आपके हिमालय पर्वतों से। 3 रेंजेस आप देखोगे आगे, ग्रेट हिमालयन रेंज, देन लेसर हिमालयन रेंज एंड शिवालिक रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी माउंटेन्स आ जाएंगी, जो कि सबसे टॉप वाली जो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं स्नो से कवर होगी। वी विल सी दैट लेटर ऑन। अभी आ जाओ यहाँ पे। तो इंडिया का अगर जोग्राफिकल एक्सपांस देखें तो दैट इज़ वेरी बिग इन नेचर। नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालयस प्रेजेंट हैं, अरेबियन सी है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, एंड इंडियन ओशन है बिल्कुल साउथ में, जैसे कि मैंने आपको मैप में बता दिया। एरिया की बात करें तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन अगर देखें, दैट इज़ फ्रॉम द लद्दाख टू कन्याकुमारी, तो 3200 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ लद्दाख वाले पोर्शन से लेके आप अगर कन्याकुमारी चले जाते हो तो कितना डिस्टेंस है? 3200 किलोमीटर, टेंटेटिव नंबर है यहाँ पे। उसके बाद अगर देखें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ से लेके गुजरात के एरिया से लेके अरुणाचल प्रदेश तक अगर डिस्टेंस देखें तो वो अराउंड आ जाता है 2900 किलोमीटर। उसके बाद लॉफ्टी माउंटेन्स प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट प्रेजेंट है, देन नर्दर्न प्लेन्स देखेंगे, अनइवन प्लेटो प्रेजेंट है। प्लेटो क्या होता है? आपकी माउंटेन ऐसे दिखती है आपको, ठीक है, पर प्लेटो जो होता है वो भी रेस्ड पार्ट होता है, पर ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है, फिर दोबारा से ऐसे हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम प्लेटो, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटो है। एंड द कोस्ट, कोस्ट क्या आ गई? जो ऐसी सिटीज़ जो कहाँ पे लाई कर रही हैं आपकी कोस्टल सिटीज़, बिल्कुल पानी की साइड में, तो उनको क्या बोल देंगे? कोस्टल सिटी, और जो उनके बैंक आगे उनको बोल देंगे कोस्ट। आइलैंड्स, आइलैंड्स की बात करें तो अरेबियन सी के नीचे जस्ट यहाँ पे आपको मिलता है लक्षद्वीप, और दूसरी तरफ देखें बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल साइड में, तो वहाँ पे आपको मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पे आप देखोगे सदर्न मोस्ट पॉइंट हमें इंडिया का मिलता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दैट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हम देख चुके हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज, नर्दर्न प्लेन्स, और डेजर्ट आ गया, लॉफ्टी माउंटेन्स, और इवन हमारे पास वेराइटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इवन लैंग्वेज और कल्चर भी हमारे पास डाइवर्स है। इस डाइवर्सिटी के भी अंदर हम यूनिटी देख लेते हैं, यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो कि हमारे ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि कैसे हमारी पूरी कंट्री इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी एक है। ठीक है, दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनियन। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, बट अब आपको पता है कि जो इंडिया है, आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वीडियो को इन 2024 जनवरी, तो सॉरी फरवरी, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज़ इंडिया नाउ, देन फॉलोड बाय चाइना। Large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country, and USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हमें रशिया की भी, आप रशिया का आप खुद देख लेना, हम इंडिया की बात करेंगे। जस्ट बिकॉज अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपने वहाँ पे देखा था बीच में एक रेफरेंस लाइन जाती है, ठीक है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। एक इसको बीच से कट करती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर हमें 2 हेमिस्फेयर बना के देती है, कौन कौन से? एक ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसके नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फेयर। वहीं पे अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ये भी 2 हिस्से बना के देती है, वन इज़ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, कहाँ पे लाई करेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर।
ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। फिर हमने बात करी थी कि अर्थ को हमने जहाँ से प्राइम मेरिडियन लिया है ग्रीनविच लंदन से पास करता है, उसके बाद 15-15 डिग्री हर 1 घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास 15 डिग्री ना होके कितनी आ जाती हैं, 2 आ जाती हैं और बन जाता है 30 डिग्री। उसी वजह से अगर मैं इंडिया के यहाँ पे छोटा सा मैप दोबारा से ड्रॉ करूँ तो इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमिंग हमने क्यों ली थी तो वो दोबारा से यहाँ पे टॉपिक आ चुका है, यू कैन सी। तो इंडिया की अगर एक्सटेंशन देखोगे आप, दिस इज़ इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास आया 15 डिग्री और फिर से आ गया 15 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जब नॉर्थ ईस्ट में सुबह के 6 बजे होंगे तो यहाँ पे अभी 8 बज रहे होंगे, 2 घंटे का गैप आ गया। तो उस 2 घंटे के गैप को अवॉइड करने के लिए हमने क्या अडॉप्ट कर लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि हमारा जो लैटिट्यूड है अगर बिल्कुल साउथ में देखें, अब देखो अगेन से ये अर्थ का स्ट्रक्चर देखना, दिस वाज द अर्थ का स्ट्रक्चर और ये थी इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर हमने देखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ पे देयर वॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हम पढ़ते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री से भी पास करती है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 23.5 डिग्री हमारी कंट्री से पास करेगा। तो येस करता है, गुजरात से करेगा, देन यू विल सी राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड फाइनली यहाँ पे त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन करती है। आगे दोबारा से देखेंगे इसको। तो अब हमारे जो लैटिट्यूड हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आ जाएगा बिल्कुल साउथ में, आप देखोगे 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है। और ऊपर की तरफ आ जाएगा कितना, दैट इज़ 37 डिग्री 6 और उसके साथ लगा दो नॉर्थ, क्योंकि हम किस हेमिस्फेयर में लाई कर रहे हैं, तो एज यू कैन सी वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फिर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड हमारा कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम दिस वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन कितना आ जाता है, एक तरफ आ जाएगा आपका 68 डिग्री और साथ में कितने मिनट्स हैं, 7 मिनट्स ईस्ट। उसी तरह से दूसरी तरफ भी क्या लिखेंगे, 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अब आप देख सकते हो ओवरऑल से अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक भी 29 डिग्री का फ़र्क आ गया, साइड में भी कितना आ गया 29 डिग्री का। पर जो मैटर करेगा यहाँ पे टाइम के लिए वो ये लैटिट्यूड वाला करेगा, जो सॉरी लॉन्गिट्यूड वाला करेगा, दैट इज़ 29 डिग्री। तो अभी 29 डिग्री किस में गैप है, हमारे दो इन लॉन्गिट्यूड्स में, मतलब यहाँ से एक और लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है कहीं ना कहीं से, तो उसको हम ले लेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेने के साथ साथ IST बोलने के साथ साथ हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर अब यहाँ पे 6 बज रहे थे पहले अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में और वेस्ट में आपके गुजरात वाले एरिया में बज रहे थे 8, तो यहाँ पे ये जो 2 घंटे का गैप था वो पूरा कर लिया, 1 घंटा हमने यहाँ से कम कर दिया, 1 घंटा यहाँ से कम कर दिया, ठीक है। तो कम यहाँ से ज़्यादा कर दिया और 1 घंटा यहाँ से कम कर दिया। तो इसको करने से हमें क्या हुआ, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिल गया। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि जो इंडिया है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है 23.5 डिग्री नॉर्थ और इट पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री और बिल्कुल सेंटर से पास करती है। साउथ टू नॉर्थ देखें तो मेन लैंड ऑफ इंडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लैटिट्यूड्स की अगर हमने बात करें, वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो इंडिया एक्सटेंड करता है फ्रॉम 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर हम पूरे वर्ल्ड को ईस्टर्न यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दें तो हमारी जो कंट्री है इंडिया कहाँ पे लाई करेगी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री सेल्सियस नहीं 29 डिग्री, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से था 68 से लेके 97 तक, तो बीच में कितना गैप आ रहा है अप्रॉक्स 29 का, और आना कितना चाहिए था 15 का, ताकि 1 घंटा सभी जगह पे बराबर हो। पर यहाँ पे कितना आ रहा था 29 का, ऑलमोस्ट डबल है। तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक सेंटर से लाइन पास करनी पड़ी। आपके उत्तर प्रदेश जो मिर्ज़ापुर वाला एरिया है वहाँ से वो पास होनी शुरू होती है वाया उड़ीसा, वी विल सी दैट। आंध्र प्रदेश में कैसे तक पहुँचती है वो सब देखेंगे आगे। तो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स में हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली और उसे हमने बोल दिया दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि 2 घंटे का गैप पड़ रहा था और हमने देखा था कि जो लोकल टाइम है वो 4 मिनट पे चेंज करता है विद एवरी डिग्री। 1 डिग्री याद हो अगर आपको तो 4 मिनट आया था हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, जो सन होता है
ईस्ट में पहले राइज कर जाएगा इफ़ कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट, तो अरुणाचल में पहले आ जाता है इफ़ कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। पर इससे तो फिर पूरी टाइम शेड्यूलिंग ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब है ख़राब के क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर 6 बज रहे हैं ईस्ट में और दूसरी तरफ बज रहे हैं आपके 8, तो इससे क्या डिफरेंस हुआ, ये देखो 2 घंटे का डिफरेंस पड़ गया ना। तो रेलवे की टाइमिंग, ठीक है, एयरपोर्ट्स की टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें चेंज कर जाएंगी, तो अलग अलग टाइमिंग सभी को देनी पड़ेगी। तो एक बैलेंस बनाने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग लाया गया और इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया के नेबर देखें तो दिस इज़ इंडिया, साइड में पाकिस्तान आ जाता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, देन अफगानिस्तान आता है ऊपर, तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना, यहाँ पे नेपाल आ जाता है, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, और 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं, वन इज़ द श्रीलंका एंड सेकेंड वन इज़ मालदीव्स। उसके अलावा आपको वाटर बॉडीज़ भी दिखेंगी, एक तरफ अरेबियन सी दिख रहा है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे जाके इंडियन ओशन, तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है। दैट्स वाई इंडिया इज़ नोन एज द पेनिनसुला, ऐसा लैंड मास जो कि इससे कवर है वाटर से। और उसके बाद हमारी जो आइलैंड यूटीज़ हैं, जैसे कि इधर लक्षद्वीप आ जाएगा और दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपको पॉलिटिकल मैप दिखा रखा है, जो भी हमारी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, जैसे कि यूटी ऑफ लद्दाख सबसे टॉप पे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2009 में बनी, 19 में बनी थी, आपको पता है। देन हिमाचल आ गया, कैपिटल शिमला, चंडीगढ़ यूटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और इवन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और क्या बोलते हैं इसको हम, यूनियन टेरिटरी। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ऊपर उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश के बाद आप देखोगे यहाँ पे बिहार आ जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा साइड में यहाँ पे, और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, इधर उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपने वो प्राइमरी अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के लिए लिया था ना लाइन, वो यहाँ से पास करती है इस तरह से। तो इधर से जब पास करती है तो यू कैन सी कि उसकी भी 4 स्टेट्स आ जाती हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपकी ये वाली पास कर रही है, डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, दिस वन। ठीक है, ये आएगा भी दोबारा से, इसको वहीं पे देखेंगे। देन फाइंड आउट हाउ मेनी कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। इसका मतलब है कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जो होती हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी भी वाटर बॉडी के साथ। और इंडिया और श्रीलंका की बात करी है कि किससे जुड़े हुए हैं, पाक स्ट्रेट से। अगर इंडिया को देखो आप तो यहाँ पे आपको एक पतला सा वाटर चैनल दिखेगा, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल डॉट डॉट दिखेंगे, बीच में गैप्स हैं। तो वहाँ से जब भी कोई छोटी सी वाटर बॉडी बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ती है तो उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट। और जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है उसको बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट। डन। उसके बाद मालदीव्स हमने देख लिया। दिस इज़ द फिजिकल मैप। हमने 3 तरह के मैप्स देख लिए हैं ऑलरेडी। कौन कौन से थे? वन वॉज द फिजिकल मैप, सेकेंड वन वॉज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड वन वॉज थीमेटिक मैप। तो 3 तरह के मैप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे देखो आपको इंपॉर्टेंट सी चीज़ें दिख रही होंगी। ग्रेट हिमालय जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लेसर हिमालय जाएंगे, देन शिवालिक्स जाएंगे। बहुत सारी रिवर्स आपको दिखेंगी। ये रिवर्स का एक हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आपकी NCERT हिस्ट्री का पार्ट था। वहाँ पे इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। पहले सारी की सारी रिवर्स चेनाब, जैसे चेनाब है, रावी है, सतलज है, ये सारी झेलम को मिलेंगी, फिर झेलम जाके इंडस में मिल जाती है। ठीक है, ये वहाँ पे कर लिया था हमने। फिर आप साइड में देखो, ये यहाँ पे अरावली रेंज है, सबसे पुरानी रेंजेस इनको माना जाता है। यंगेस्ट इज़ हिमालय एंड जो सबसे पुरानी है वो अरावली रेंज है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, बीच में विंध्यान रेंज है ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो नर्मदा रिवर और तापी रिवर आपको दिखेंगे। तो देखो 2 रेंजेस हैं, ऊपर जाती है आपकी विंध्यास रेंज, नीचे जाती है सतपुड़ा रेंज। इनके बीच से एक रिवर आती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, और नर्मदा की फिर नीचे आपको दिख रही होगी, नीचे की तरफ तापी रिवर। फिर उसके बाद आती है डेक्कन प्लेटो, दिस इज़ द डेक्कन प्लेटो। फिर आता है आपका ये वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा यहाँ पे, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है। देन एक ईस्टर्न घाट वाला हिस्सा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूअस लाइन में है, बीच में जैसे गैप है, बाकी सारा कॉन्टीन्यूअस है। वहीं पे ईस्टर्न घाट देखोगे तो डिसकॉन्टीन्यूअस सा है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न कोस्ट पे हम देखते हैं 3 मेन कोस्ट आ जाती हैं, वो अभी हम करेंगे, कोंकण वगैरह पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में आएगा वो आपको। तो कोंकण आ गया, फिर यहाँ पे कन्नड़ प्लेन आ जाता है, ठीक है, और लास्ट में आपका मालाबार आ जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। फॉर नाउ इतना याद रखो कि जो वेस्टर्न कोस्ट है दैट इज़ हाईली कॉन्टीन्यूअस, और ईस्टर्न कोस्ट अगर देखोगे तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस है,
ठीक है, दैट इज़ द वन थिंग। फिर आप गेंगेटिक वैली देखोगे, यहाँ से आपकी गंगा रिवर पास करती है, तो इस सारे एरिया को हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, और एक गेंगेटिक वैली भी बोल देते हैं, क्योंकि गेंग्स जब पहाड़ों से एकदम से पानी आता है ना और प्लेन्स में पहुँचता है तो रिवर फैल जाती है, और जब फैलती है तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाई होती है उनको डिपॉजिट कर देती है, और जब डिपॉजिट करती है तो उस एरिया की जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो इंक्रीज़ कर जाती है। देन आगे चल के देखोगे, दिस इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ पे मिक्स होके आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देते हैं। अभी मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटरी, दो तरह की रिवर्स होती हैं, एक होती हैं ट्रिब्यूटरीज और दूसरी होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी। जो मेन रिवर होती है ना, जब इसमें छोटी छोटी रिवर्स आके मिलेंगी तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, यानी कि छोटी रिवर्स ने खुद को ट्रिब्यूट कर दिया, फिर मिलती गई, फिर बड़ी रिवर क्या करेगी, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी कि उससे फर्दर छोटी छोटी रिवर्स बना देगी, तो उनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, और जो जुड़ेगी उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द इंडिया का फिजिकल मैप। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेट्स आ गई 28 एंड 18 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास देखने को मिलती हैं, और उसके बेसिस पे हमारी बहुत सारी स्टेट्स भी बनी हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स यू विल सी कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। अब देखते हैं फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज़ मार्क बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। कैसे कैसे, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स, स्टैंडिंग एज सेंटिनल इन द नॉर्थ एंड द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो टॉप पे हमने क्या देखे, हिमालयाज आर प्रेजेंट, ये वाले। ठीक है, हिमालयाज आर प्रेजेंट। इन हिमालयाज की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इंडिया के अंदर। ये आगे वाली क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा जाएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो। हिम आल्य, हिम का मतलब होता है बर्फ, एंड आल्य मतलब पहाड़, यानी कि अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। कौन कौन सी हैं? पहले आएगी ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है। हिमाद्री के बाद आएगी आपकी सेकंड, जिसको लेसर हिमालयन रेंज या फिर हिमाचल भी बोला जाता है। और लास्ट में आएगी आपकी शिवालिक। शिवालिक जो है वो फुट हिल्स पे आएगी, बिल्कुल साउथ पार्ट पे आएगी। जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसको इनर हिमालयाज भी बोला जाता है। लेसर हिमालय रेंज को मिडल या फिर लेसर हिमालयाज तो बता ही दिया, मिडल भी बोला जाता है, और लास्ट वाले को आउटर बोला जाता है, शिवालिक। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो इस रेंज के अंदर लोकेटेड है। जो आपकी हिमालयन रेंज है, ग्रेट हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल, ये हिमाद्री के बिल्कुल साउथ में है ना, पहले हिमाद्री है, फिर उसके नीचे हिमालयन रेंज है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं, मनाली हो गया, कुल्लू, शिमला और। फिर आते हैं आपकी शिवालिक। शिवालिक बिल्कुल सदर्न मोस्ट रेंज में लाया करता है। नाउ यू कैन सी साइड में 2 टर्म्स दे रखी थी, इनको बाद में ही देखते हैं क्योंकि अब वो टॉपिक निकल गया, तो बाद में देखते हैं इनको। मैंने वैसे बता दिया आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बता दिया था। नाउ यहाँ पे आ जाओ, नर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास। नर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे थे? ये वाला, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, दैट इज़ योर नर्दर्न प्लेन। जब रिवर्स आती है ना पहाड़ियों से, जब पहाड़ियों से रिवर्स आती हैं, ऊपर तो इनका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, पर जैसे नीचे पहुँचती हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाती हैं और उस एरिया को काफ़ी फर्टाइल बना देती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे मिनरल्स ये कैरी करती हैं, दैट्स वाई। इसके बाद आप देखोगे कि नर्दर्न इंडियन प्लेन जो कि साउथ में है हिमालयस के, काफ़ी इनका लेवल जो है वो आपको फ्लैट मिलेगा, फ्लैट सी होती हैं, और ये फॉर्म होती है बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। अब एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं ये देखो, अब आ जाओ इस फन फैक्ट के अंदर। तो ये वेरी फाइन सॉइल होती है और रिवर्स लेके आती हैं और रिवर बेसिन्स पे इनको छोड़ देती हैं। इसकी वजह से जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। फिर रिवर के ऊपर आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है। सिंस आवर हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि कैसे इंडस की वैल्यू हुआ करती थी, एज वेल एज आपके जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम आ गई, चेनाब आ गई, रावी एंड सतलुज, इनकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जो सिविलाइजेशन होती थी वो सारी रिवर्स के आसपास ही आपको मिलती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो खेती होती थी दैट इज़ हाईली उपजाऊ, यानी कि फर्टाइल होगी लैंड, और उस वजह से जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होता था। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन में आप देखोगे जो पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड है तो क्रॉप की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ द मेजर रीज़न। देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब अगर इसकी साइड में देखोगे आप, यहाँ पे बिकॉज अरावली रेंज आ गई तो सारे के सारे बादल इधर ही टकरा जाते हैं, इस तरफ कोई बारिश ही नहीं हो पाती। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये आपको राजस्थान वाले एरिया में मिलता है।
काफ़ी ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्ट्रेच यहाँ पे देखने को मिलेंगे और वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा स्कैंटी होगी, बहुत कम होती है। टू द साउथ ऑफ नर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। ये आगे आपका ट्राइंगुलर शेप दिखती है ना, जो इसकी बारे में अब बात हो रही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ट्राइंगुलर है शेप में, रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, मतलब इंडेंटेड सा मिलेगा, काफ़ी कभी ऊंचा होगा कभी नीचे को देखने को मिलेगा। तो प्लेन जो होते हैं, वो स्लोप जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। अरावली हिल्स देख लिया आपने, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है इनको। नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको मिलती हैं, ऐसे मिली ना, और इसकी साइड ग्रेट हिमालय जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। उसके बाद विंध्यास और सतपुड़ा रेंज देखी, जिनके बीच से नर्मदा रिवर निकलती है। ये देखो, ये थी आपकी विंध्यास रेंज और ये है इसके बिल्कुल जस्ट नीचे सतपुड़ा रेंज। तो इनके बीच से अगर आप नोटिस करोगे तो नर्मदा रिवर निकल रही है। और जो नर्मदा है आपकी, तापी रिवर है, दीज आर द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो ईस्ट टू, इतने से एरिया में स्लोप जो है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट की तरफ को है। और दूसरी बात, यहाँ पे रिफ्ट वैली बनी थी। रिफ्ट वैली का मतलब होता है बीच में डाइवर्जेंट हुई प्लेट्स की, और डाइवर्जन की वजह से यहाँ पे रिफ्ट वैलीज बन गई, और उस वजह से ये कहाँ को फ्लो करती है? आपके वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये कहाँ पे ड्रेन हुई? अरेबियन सी के अंदर। ये भी ध्यान में रखना। नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर जाती हैं। फिर वेस्टर्न घाट देखिए आपने, वेस्टर्न घाट को शाहयाद्रीज भी बोला जाता है। वेस्टर्न घाट आई होप आपको याद है, ये वाले, ये जो कॉन्टिन्यूस वाले घाट्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। इनको शाहयाद्री भी बोला जाता है एंड वेस्ट डायरेक्शन में है। फिर उस तरफ आपको ईस्टर्न घाट दिखे जो कि डिसकॉन्टीन्यूअस थे, ईस्टर्न बाउंड्री को ये बना देते हैं। वेस्टर्न घाट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस हैं, जबकि ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। जो प्लेटो होता है, जैसे कि आपका डेक्कन प्लेटो, काफ़ी रिच होता है मिनरल्स के अंदर, तो जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, एक ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं। इसका मतलब है कि अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसके जो ये साइड में एरिया बच गया, ये सारा क्या है? वेस्टर्न कोस्ट। और ये जो ईस्टर्न घाट आ गया आपके, इसके साइड में क्या है? सारा एरिया ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्टर्न कोस्ट, वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई थी। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी पतले हैं इफ़ कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको दिखेंगी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। एंड जैसे रिवर्स हैं, महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी कहाँ पे ड्रेन करती है? तो बे ऑफ बंगाल में। यू कैन सी दैम इन द मैप। ये गई आपकी महानदी रिवर, बे ऑफ बंगाल में चलेगी। गोदावरी रिवर आई, कहाँ चलेगी? बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा रिवर ये कहाँ चलेगी? बे ऑफ बंगाल। देन कावेरी रिवर, ये भी बे ऑफ बंगाल। तो जो रिवर्स का फ्लो होता है वो हमें स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा एरिया है। जैसे ऊपर यहाँ पे देखा, नर्मदा और तापी कहाँ को जा रहे थे? वेस्ट वाली डायरेक्शन में। बट नीचे जो आ गई बाकी सारी रिवर्स, वो कहाँ को जा रही हैं? आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर, यानी कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। उसके बाद आप देखोगे सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से बना हुआ है। बे ऑफ बंगाल के अंदर आप डेल्टा देखते हो सुंदरबन, यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या है? सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे रिवर्स आएंगी, गंगा आएगी एक तरफ से, ब्रह्मपुत्र आएगी और अपने डिपॉजिट यहाँ पे रख देगी, और यहाँ पे बन जाता है डेल्टा, ट्राइंगुलर सी शेप का। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन, सुंदरबंस। ये आपको सुनामी की पिक्चर दिखाई हुई है, सुनामी के बारे में आगे डिटेल में आएगा, अभी के लिए इतना याद रखो। और इवन जो आपका इंदिरा पॉइंट है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमने देखा इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। तो हम देखते हैं कि जब 2004 के आसपास सुनामी से हिट हुई थी काफ़ी सारी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, तो उस टाइम पे इंडिया भी हिट हुआ था। ये इंदिरा पॉइंट उस टाइम पे सबमर्ज कर गया था। फिर उसके बाद आप देखोगे दो ग्रुप आइलैंड्स के भी ग्रुप मिले। कहाँ पे मिले? ये देखो, इंडिया था, यहाँ पे अरेबियन सी था, इस तरफ बे ऑफ बंगाल था, यहाँ पे आपने देखे लक्षद्वीप। इनको कोरल आइलैंड्स भी बोला जाता है, कोरल आइलैंड्स। ठीक है, और अरेबियन सी में लोकेट करता है। दूसरी तरफ आप केरला की बिल्कुल जस्ट साइड में है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपके बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे है। और ये बोलते हैं, डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय सुनामी? तो कौन से हुए थे? वो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ पे सबमर्ज कर गया था। यही पॉइंट ऊपर मैंने आपको बताया। और सुनामी जो होती हैं, ह्यूज सी वेव्स होती हैं जो जनरेट होती हैं ड्यू टू एन अर्थक्वेक इन द ऑन द सी फ्लोर, यानी कि जो आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा था और नीचे ओशन बेसिन पढ़ा था, ये वाला
यहाँ पे अगर याद हो आपको तो यहाँ पे ओशन बेसिन क्या करता है, डाइवर्ज करते हैं, कभी कन्वर्ज करते हैं। तो जब डाइवर्जन होती है तो सुनामी आने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। वो हम देखेंगे अभी अगले चैप्टर्स में। अभी के लिए इतना ही था इस चैप्टर के अंदर, कोई टॉपिक मिस ना हुआ हो। ये एक जस्ट स्टोरी सी है, इसको पढ़ लेना, डेंजर वाटर्स की, साउथ ईस्ट की है ये, सुमात्रा की स्टोरी है, ठीक है, कि सुनामी ने किस तरह से इम्पैक्ट किया था। यस, कोरल्स के बारे में देख लो। कोरल्स क्या होते हैं, तो स्केलेटन्स होते हैं, जैसे हमारा हड्डियों का ढांचा होता है ना, तो ये भी स्केलेटन्स होते हैं टाइनी मरीन एनिमल्स के, जिनको पॉलिप्स बोलते हैं। लिविंग, जब पॉलिप्स लिविंग होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो पहले मर गए थे ना उनके ऊपर ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर इनकी भी डेथ हो जाती है तो इनके ऊपर फर्दर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इनकी डेथ हुई, अगले ग्रो करेंगे, इनकी डेथ, अगले ग्रो करेंगे, और इस तरह से एक टाइम ऐसा आता है कि पानी के बाहर ही निकल के आ जाते हैं एटॉल्स की फॉर्म में, ठीक है, एटॉल्स, ATOLLS, एटॉल्स, ठीक है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप में आपको ऐसी चीज़ें काफ़ी मिलती हैं ना। और कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे, 1-1 मार्कर हम देख लेते हैं। सदर्न मोस्ट हिमालयस को क्या कहते हैं, तो शिवालिक्स बोला था। शायद्री किसको बोला गया है, वेस्टर्न घाट को। पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। इंडियन आइलैंड जो कि आपके अरेबियन सी के अंदर है, लक्षद्वीप आइलैंड। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो अरावली हिल्स। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर ग्रेट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। रिवर नर्मदा कहाँ पे फॉल करती है, तो हमने देखा वेस्ट फ्लोइंग थी और अरेबियन सी में फॉल की। फिर लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, तो इंडिया के बीच से कौन सा लैटिट्यूड गया था, वो था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है ये 6 चैप्टर भी। और हाँ, स्टैंडर्ड मेरिडियन का भी ध्यान रखना। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमने देख लिया, कहाँ कहाँ से गया, आपके गुजरात से गया, राजस्थान से गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, 8 स्टेट्स आ गई। एंड जो प्राइम मेरिडियन, जैसे प्राइम मेरिडियन है ना 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे हमारे इंडिया की सेंटर से जो पास की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन 82 डिग्री वाली पॉइंट से, तो वो कौन कौन सी आती हैं, एक तो यूपी आ जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको ध्यान में रखना। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।